रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइड चैप्टर नंबर 19 को। काफी लेंथी चैप्टर है लेकिन ज्यादा इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स वगैरह ही हैं, याद करने की चीजें थोड़ी हैं। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इसके अंदर जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट है और एल्डोस्टेरोन वगैरह वो चीजें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ किडनीज को देखेंगे आर्टीरियल प्रेशर के कंट्रोल में। ये पहली बात तो ये कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है, यहाँ पर उन्होंने ये बताया। फिर बताते हैं कि जो हेल्थ फिश वगैरह है ये बहुत ज्यादा पानी का इंटेक करती है लेकिन फिर भी आर्टीरियल प्रेशर कंट्रोल रहता है, उसकी वजह किडनीज का काम करना है। फिर प्रेशर डाययूरेसिस प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस क्या होता है? जब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करता है तो पानी को ज्यादा एक्सक्रीट किया जाता है ताकि आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल हो। पानी को निकालने को हम कहेंगे प्रेशर डाययूरेसिस, और अगर सॉल्ट वगैरह को ज्यादा हम आउटपुट कर रहे हैं तो कहेंगे प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस। तो दो डेफिनेशन होगी आपके पास। फिर आते हैं रीनल फंक्शनल कर्व की तरफ। इसमें भी हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज करता है रीनल आउटपुट इंक्रीज कर दी जाती है ताकि आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मलाइज किया जा सके। और फिर उन्होंने डॉग का एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है कि अगर हम किडनी के फंक्शन को खत्म करें तो क्या होता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, ठीक है जी। फिर आता है प्रेशर कंट्रोल का ये फिगर हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक जगह उन्होंने बताया पानी का इंटेक, वाटर इंटेक, और दूसरा उन्होंने बताया हुआ यही रीनल आउटपुट कर्व बनाई हुई है कि कितने आर्टीरियल प्रेशर पे कितनी रीनल आउटपुट होती है। वो पॉइंट जहां पे ये दोनों कर्व मिलती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है बात। अच्छा जी, फिर आता है ये नियर इनफाइनाइट फीडबैक गेन प्रिंसिपल। ये क्या है बेसिकली? इसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, जितना मर्जी वेरी कर जाए, बॉडी खुद ही किडनीज वगैरह एक्सक्रीशन वगैरह करके इक्विलिब्रियम पॉइंट को दोबारा अटेन कर लेती हैं, आर्टीरियल प्रेशर को दोबारा नॉर्मलाइज कर लेती हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट एब्नॉर्मल पोजीशन में कैसे जाता है? दो चीजें उन्होंने लिखी हुई, उन्होंने यहाँ पे कहा टू वेज। नंबर एक, अगर इंटेक चेंज हो जाए, ऊपर नीचे चला जाए तो। नंबर दो, अगर ये कर्व चेंज हो जाए तो। इन्होंने नीचे तो दिखाया हुआ है इंटेक चेंज होगा तो भी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा, और अगर रीनल आउटपुट कर्व चेंज हो जाएगी तो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? जितना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे 100 है, ठीक होगी बात। तो ये उन्होंने देख लिया। वो कह रहे हैं अगर ये दो चीजें, ये दो कर्व्स चेंज नहीं हो रही तो इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम रहेगा अगर ये दो चीजें मेंटेन है। फिर वो बताते हैं कि जो क्रोनिक चेंजेस है आर्टीरियल प्रेशर की, उनका ज्यादा इफेक्ट होता है किडनी के इफेक्ट मतलब आउटपुट में। किस तरह से? अगर बहुत ज्यादा देर के लिए आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो आप देखते हैं किडनी की आउटपुट बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई है, जबकि एक्यूट शॉर्ट टर्म में बहुत थोड़ी इंक्रीज होती है। इसकी क्या वजह है? लॉन्ग टर्म में बेसिकली एक डायरेक्ट इफेक्ट होता है जो कि एक्यूट में भी होता है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म में इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? बॉडी के अंदर ना एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन वगैरह ऐसी चीजें होती है जो कि एक्सक्रीशन को कम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे एंटी नाइट्रिक यूरेटिक हार्मोन्स को, इनको एंटी नाइट्रिक यूरेटिक कहते हैं जो कि एक्सक्रीशन को कम कर रही है, ऐसे एंटी नाइट्रिक यूरेटिक हार्मोन्स को हम कम कर देते हैं। यहाँ पे बता रहे रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ एंटी नाइट्रिक यूरेटिक सिस्टम, इनको हम कम करते हैं। जब इनको हम कम कर देते हैं तो फिर ज्यादा एक्सक्रीशन होती है, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा नॉर्मलाइज होता है। तो लॉन्ग टर्म में एक डायरेक्ट इफेक्ट है और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी है, इस वजह से लॉन्ग टर्म बहुत बेहतर काम करता है। अब आप सॉल्ट ज्यादा ले रहे हो, कम ले रहे हो, हमने खुद ही अपनी एक्सक्रीशन को सही करके नॉर्मलाइज कर लेना है। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं सॉल्ट इनसेंसिटिव, यानी सॉल्ट का इंटेक ज्यादा करो या कम करो, इसलिए अपने आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मलाइज कर ही लेना है। एक डायरेक्ट इफेक्ट के जरिए और एक इनडायरेक्ट इफेक्ट के जरिए नॉर्मलाइज कर लेगा। लेकिन अगर किडनीज डैमेज हुई है या किडनी में कोई इशू वगैरह है, कोई इंजरी वगैरह है, तो फिर सॉल्ट इंक्रीज करने से आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, किडनी नॉर्मलाइज नहीं कर सकेगी। ऐसे इंसान को हम कहते हैं सॉल्ट सेंसिटिव। जिसपे किडनी नॉर्मलाइज नहीं कर पा रही उसको हम सॉल्ट सेंसिटिव कह देंगे। सॉल्ट की सेंसिटिविटी क्यों कॉज होती है, यानी किडनी की इंजरी किस वजह से हो सकती है? डायबिटीज की वजह से होती है, हाइपरटेंशन की वजह से होती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, मुख्तलिफ डिजीजेस की वजह से किडनी की इंजरी हो सकती है, और किडनी की इंजरी का मतलब सॉल्ट सेंसिटिविटी, ठीक हो गया। फिर आ गया कि फेलियर टू इंक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू एलिवेट लॉन्ग टर्म प्रेशर। अब यहाँ पे वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? पहले उन्होंने इक्वेशन बताई है, आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अगर हम टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो आर्टीरियल प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब किडनीज अच्छा काम कर रही होती हैं तो वो आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज नहीं करने देती। ऑल द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन किडनीज एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देती हैं और एक्सक्रीशन को इंक्रीज करके आर्टीरियल प्रेशर को दोबारा नॉर्मलाइज कर लेती हैं। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी फेल हो जाती है एलिवेट करने में। ये देखिए ना, फेलियर ऑफ इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू एलिवेट लॉन्ग टर्म लेवल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर, के इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस नहीं बढ़ा पाती आर्टीरियल प्रेशर को अगर किडनी अच्छा काम कर रही है। और अगर बिलफर्ज आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी वजह दर हकीकत ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस का बढ़ना नहीं है, बल्कि किडनी कल्प्रेट है कि भाई किडनी क्यों नहीं सही से काम कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें जो कल्प्रेट है वो किडनी है, ठीक होगी बात। अब आगे भी वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब किडनी काम अगर नहीं कर रही तो क्या होता चला जाएगा?
एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली यही हो रहा है कि किडनी सही काम नहीं करी तो आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज क्यों कर रहा है, उसकी मल्टीपल रीजन है। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा होता है और दूसरा ये वेसोकंस्ट्रिक्शन वगैरह भी कॉज करवा रहा होता है, क्योंकि ऑटो रेगुलेशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटो रेगुलेशन में सारी बातें बॉडी के टिश्यूज कहेंगे यार ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, हमें इतना ब्लड नहीं चाहिए, वेसोकंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट ऑलरेडी ज्यादा, वेसोकंस्ट्रिक्शन भी होगी तो आपके पास आर्टीरियल प्रेशर का इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दो वजूहत हो रही है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। ठीक है जी, फिर आता है अगर हम सॉल्ट का इंटेक इंक्रीज करते हैं उससे फर्क क्या पड़ता है, वो ये बता रहे हैं वाटर का इंटेक इंक्रीज करने से आर्टीरियल प्रेशर को इतना फर्क नहीं पड़ता, सॉल्ट का इंटेक इंक्रीज करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। रीजन बिहाइंड दैट, वाटर आराम से बॉडी से निकल जाता है, सॉल्ट को निकालना मुश्किल होता है। सॉल्ट से क्या फर्क पड़ता है, बेसिकली सॉल्ट ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देता है, फ्लूइड की रिटेंशन शुरू कर देता है। जब बॉडी के टिश्यूज में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट बढ़ता है ना, तो ये ब्रेन के थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, सॉल्ट बढ़ गया, थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देगा, थर्स्ट सेंटर वाटर की रिटेंशन करवाना शुरू कर देगा, थर्ड सेंटर को लगेगा कि पानी कम है, वाटर का इंटेक ज्यादा कर देगा। हालांकि पानी कम नहीं था, सॉल्ट ज्यादा था। ठीक है, तो सॉल्ट के ज्यादा होने की वजह से और पानी का इंटेक होगा, पानी की रीअब्जॉर्प्शन होगी, पानी भी इंक्रीज कर देगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर देगा। इन शॉर्ट, सॉल्ट से भी आर्टीरियल प्रेशर बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है। मैंने आपको बताया कि थर्ड सेंटर जो है वो फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन वगैरह भी रिलीज करेगा ताकि पानी की रीअब्जॉर्प्शन की जा सके। फिर हम डिस्कस करते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन को। यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक तो हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, क्रोनिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक हो सकती है, ब्रेन के अंदर वो जो हैमरेज वगैरह हो जाती है तो वो डैमेज हो सकते हैं। उसके अलावा किडनीज का डैमेज हो जाता है, और अगर किडनीज का डैमेज हो जाए तो मजीद आर्टीरियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, मजीद हाइपरटेंशन शुरू हो जाएगी, तो काम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। फिर वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन को डिस्कस किया है। वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि हम, अच्छा जी, तो थोड़ी सी परसेंटेज ऑफ आपने किडनी को रिमूव किया, किडनी को थोड़ा सा रिमूव करने की वजह से एक्सक्रीशन की इफेक्टिवनेस कम हुई है, उसकी वजह से वाटर रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन हो जाएगी। अब हम बता ही रहे हैं कि अगर किडनी थोड़ी सी रिमूव की हुई है तब भी अगर इंसान पानी का इंटेक कर रहा है तो हाइपरटेंशन इतनी नहीं होती, क्योंकि थोड़ी बहुत किडनी भी जो है वो भी पानी को आराम से रिमूव कर लेगी। लेकिन अगर सॉल्ट का इंटेक कर रहा है तो मुश्किल बन जाएगी, तो ज्यादा मतलब, क्योंकि सॉल्ट को अगर पता है एक्सक्रीट करना मुश्किल है, एक तरह से ना रेपिटेशन होती जा रही है बातों की। अब यहाँ पे डिस्कस किया सॉल्ट को एक्सक्रीट करना मुश्किल है, फिर हम बता रहे हैं हाइपरटेंशन की वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं, फिर दोबारा ये बता रहे हैं किडनी कम होगी तो सॉल्ट एक्सक्रीट नहीं होगा, वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं वही बातें कि क्या फर्क पड़ेगा जी, किडनी रिमूव की हुई है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम फौरन बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम फौरन बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट फौरन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारा कुछ इतना बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो क्यों कम होती है, बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं, बॉडी के प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, वो कहते हैं प्रेशर बहुत इंक्रीज किया हुआ है तो वेसोडाइलेशन करवाओ। ठीक है, इस वजह थोड़ी सी यहाँ पे वेसोडाइलेशन होती है, और चूंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस थोड़ी देर कम होती है इसीलिए आर्टीरियल प्रेशर फौरन नहीं बढ़ता, आर्टीरियल प्रेशर थोड़ी देर बाद फुल एक्सट्रीम तक जा रहा है। ठीक है, बस ये एक बात थी यहाँ पे। अच्छा, फिर दोबारा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस दोबारा फिर बढ़ना क्यों शुरू हो गई, वो सीधी सी बात है कि पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जब बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म है वो रीसेट हो जाता है। ठीक है, यानी काफी देर जब आर्टीरियल प्रेशर रेज्ड रहता है तो बेरोरिसेप्टर अपना काम कम कर देते हैं, और जब बेरोरिसेप्टर काम कम कर देंगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला, आर्टीरियल प्रेशर रेज्ड है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस रेज्ड है। तो ये वो बातें बता रहे हैं, दो नतीजा, ये दोनों चीजें रेज्ड होती है और बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। इसीलिए जिस बंदे को हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके अंदर हमें ये आर्टीरियल प्रेशर रेज्ड मिलता है। बाकी उन्होंने बताया आर्टिफिशियल किडनी किस तरह से काम करेगी, वो हम आर्टिफिशियल लगा के किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, अगर एड्रिनल ग्लैंड में कोई इशू आ गया, ट्यूमर वगैरह है, ज्यादा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ज्यादा ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, ज्यादा आर्टीरियल प्रेशर हो जाएगा, तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। इसमें भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब आते हैं हम सही रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की तरफ। रेनिन एक प्रोटीन एंजाइम है, किडनी रिलीज कर रही है। ठीक है, अच्छा अब कहां से रिलीज हो रही है, जो किडनीज में एफरेंट आर्टीरियोल होता है वहां पे हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज कर रहे होते हैं प्रोरेनिन को। ये प्रोरेनिन को कब रिलीज करते हैं, जब आर्टीरियल प्रेशर की कमी फील करते हैं। ठीक है, आर्टीरियल प्रेशर की कमी रिलीज फील करेंगे तो ये प्रोरेनिन को रिलीज कर देंगे, प्रोरेनिन कन्वर्ट होगा रेनिन के अंदर, रेनिन आगे जाके फॉर्म करवाता है आपके पास एंजियोटेंसिन 1। ठीक है जी, अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये 10 अमाइनो एसिड पेप्टाइड होते हैं एंजियोटेंसिन 1, ये अपने 2 अमाइनो एसिड को निकालता है और बन जाता है 8 अमाइनो एसिड पेप्टाइड एंजियोटेंसिन 2। ये जो कन्वर्जन है एंजियोटेंसिन 1 की इनटू एंजियोटेंसिन 2, ये कन्वर्जन करवाने वाले एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये वाली कन्वर्जन हो रही होती है लंग्स के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैं डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा सा।
अच्छा जी, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसने क्या करना है, इसने किडनी को जाके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज होने से प्रोरेनिन रिलीज हुआ और अल्टीमेटली इसने आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करवा लिया। तो ये था रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 था ये दोबारा पे काफी कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, उसको खत्म करने के लिए जो एंजाइम का नाम है एंजियोटेंसिनेजेस। ठीक हो गया। अच्छा, एंजियोटेंसिन ने सिर्फ एक्सक्रीशन को डिक्रीज नहीं किया बल्कि वेजोकंस्ट्रिक्शन भी करवाता है। तो एंजियोटेंसिन दो तरह आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, एक वेजोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा डिक्रीज इन द एक्सक्रीशन। जाहिर बात है उससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, फिर आता है रैपिडिटी एंड इंटेंसिटी। वो बता रहे हैं कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये कितनी देर बाद, तकरीबन 20 मिनट बाद पूरी तरह से एक्टिवेट होता है और कितना नॉर्मलाइज कर देता है। अगर आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हुआ तो अप टू हाफ तो नॉर्मल ये खुद ही कर देता है। ठीक है। अच्छा, फिर दो तरह का ये काम कर रहा होता है। नंबर एक, किडनीज की तरफ जाने वाले जो ब्लड है उसको ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जाहिर बात है जब किडनी में ब्लड जाएगा ही कम तो एक्सक्रीशन कम होगी, वो किस तरह करता है वो भी हम देखते हैं। और नंबर दो, ये एड्रीनल ग्लैंड्स के पास जाता है कि बहुत ज्यादा एल्डोस्टेरोन रिलीज करें। इन दो तरीके से ये आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। किडनीज में सीधी सी बात है, एफरेट आर्टेरियोल्स की वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा तो किडनी में कम ब्लड जाएगा, कम एक्सक्रीशन होगी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है। और दूसरा, एल्डोस्टेरोन जब रिलीज होगा तो एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो वाटर की रिटेंशन होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये दो तरीके से एंजियोटेंसिन 2 ने काम किया। अच्छा, जब एल्डोस्टेरोन भी इंक्लूड हो गया ना तो अब इस सिस्टम को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है जी। चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि टाइम के हवाले से क्या डिफरेंसेस आते हैं। फिर एक एमसीक्यू याद कर लो, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम रीनल आउटपुट कर्व को राइट साइड पे मूव करता है। ठीक है, किस साइड मूव कर रहा है, राइट साइड पे। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर रहा है। पहले जो एक्सक्रीशन मिसाल के तौर पे 80 पे हुई थी, अब वो एक्सक्रीशन 110 पे जाके होगी। लेकिन एमसीक्यू क्या आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है ये इसको राइट साइड पे मूव करता है। ठीक है। अच्छा, अगर एक इंसान का सॉल्ट इंटेक वेरी कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, इसमें जो आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का है। इस पर अगर आप ये बता रहे हैं कि अगर वेरिएशन इन सॉल्ट इंटेक है, कभी ज्यादा कभी कम, तो कैसे हम उस इंसान को नॉर्मलाइज रख रहे हैं, नॉर्मल कंट्रोल कैसे हो रहा होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से। अगर ये सिस्टम ना काम कर रहा हो या ये सिस्टम ओवर काम कर रहा हो तो खराबी आ जाती है। ठीक हो गया। फिर टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन को डिस्कस करने लगे हैं हम। अगर रेनिन सिक्रीटिंग एंजाइम्स में कोई ट्यूमर हो जाए, पहले हमने कहा था एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर होगा तो एल्डोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब हम कहते हैं जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स में ट्यूमर होगा तो रेनिन ज्यादा रिलीज होगा। रेनिन ज्यादा रिलीज होगा, जाहिर बात है वो रिटेंशन भी ज्यादा करवा देगा और वो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल भी ज्यादा करवा देगा। फिर आता है 1 किडनी गोल्ड और 2 किडनी गोल्ड। 1 किडनी गोल्ड में क्या करते हैं, एक किडनी को रिमूव कर दिया, दूसरी किडनी का हमने क्लिप लगा दिया ताकि उसको जाने वाला प्रेशर कम हो। जब उसको कम प्रेशर पहुंचता है वो रेनिन को रिलीज करता है, उसको लगता है बॉडी में कम प्रेशर है, हालांकि प्रेशर सिर्फ उस किडनी को कम मिल रहा होता है। उसको लगता है बॉडी में कम प्रेशर है और पूरी बॉडी का आर्टेरियल प्रेशर रेज कर जाता है। इसको हम कहते हैं 1 किडनी गोल्ड बैड हाइपरटेंशन। 2 किडनी गोल्ड बैड हाइपरटेंशन में क्या होता है, दोनों किडनी इंसान के अंदर ही रहती हैं, लेकिन एक किडनी पे हम क्लिप लगा देते हैं, यानी एक किडनी का जाने वाला प्रेशर कम कर देते हैं। उस किडनी को लगता है प्रेशर तो कम हो गया, वो रेनिन को रिलीज कर देता है। रेनिन रिलीज होता है, वो रेनिन दूसरी किडनी को भी जाके कहता है कि यार प्रेशर कम हो रहा है, हालांकि दूसरी किडनी को नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन इस किडनी के रेनिन की वजह से वहां भी एक्सक्रीशन को कम कर दिया जाता है, यहाँ भी क्योंकि एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा दिया ना एक तरफ के रेनिन ने। तो 2 किडनी गोल्ड बैड में ये होगा कि हाइपरटेंशन हो जाएगी। अच्छा जी, फिर वो बता रहे हैं डिजीज किडनी। हाँ, अगर किसी एक किडनी में कोई डिजीज हो गई है, यानी कोई इस्कीमिक पैच वगैरह की वजह से एक किडनी कुछ ज्यादा रेनिन रिलीज कर रही है, तो यहां भी वही वाला काम होगा जो 2 किडनी गोल्ड बैड में हुआ था कि एक किडनी रेनिन रिलीज कर रही है और उसकी वजह से सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा जी, फिर अदर टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम लोडिंग एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन। वॉल्यूम में ज्यादा हो रहा है और वेजोकंस्ट्रिक्शन क्या हो रहा है। सबसे पहले आता है कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। इस कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में बेसिकली होता ही है कि एओर्टा के अंदर, डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर किसी जगह पे कोई कंस्ट्रिक्शन थी या ब्लॉकेज थी आ जाती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन से नीचे वाले एरिया में प्रॉपर ब्लड पहुंच नहीं पाता। तो होता ही है कोएक्टेशन से नीचे वाला एरिया है जो बाकी सारी बॉडी है उसके अंदर आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज करते डेफिनेट सी बात है किडनीज को भी कम आर्टेरियल प्रेशर जाएगा। किडनीज समझेंगी प्रेशर कम हो रहा है, वो रेनिन को रिलीज करना शुरू कर देंगी। अब रेनिन को रिलीज करेंगी तब तक रिलीज करती नहीं जब तक किडनीज के पास आर्टेरियल प्रेशर नॉर्मलाइज ना हो जाए। तो होगा यही कि जो कोएक्टेशन से नीचे वाला पोर्शन है उस सारे में तो नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन जो कोएक्टेशन से ऊपर वाला पोर्शन है जो पहले ही नॉर्मल था, अब रेनिन एंजियोटेंसिन के बाद काम करने के बाद ऊपर वाले पोर्शन में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आर्टेरियल प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाए पास कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा में। लेकिन जो ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म ऑटो रेगुलेशन होती है, यानी वहां पे वास्कुलरिटी डेवलप हो जाती है, एक्स्ट्रा कैपिलरीज बन जाती हैं और करते करते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले पोर्शन में ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर लिया जाता है। फिर आता है हाइपरटेंशन इन प्रीक्लैम्सिया या टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी। कोई इस्कीमिक प्लेसेंटा हो तो इस्कीमिक प्लेसेंटा ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देता है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस मदर के अंदर आर्टेरियल प्रेशर को रेज कर देते हैं। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या क्या कर सकते हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन कर सकते हैं, वो
ठीक है। उसके अलावा किडनी की जो थिकनिंग कर देते हैं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की, जब इसकी थिकनिंग हो जाएगी तो सारी बात है फिल्टर आउट कम फ्लूइड होगा और कम एक्सक्रीशन होगी। तो ये मुख्तलिफ चीजें जो कि हाइपरटेंशन कॉज कर रही होती हैं। फिर आता है न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन। न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन में आपके नर्वस सिस्टम में कोई इशू आ गया। किस तरह के इशू आ सकते हैं? नंबर एक, बेरोरिसेप्टर से जो नर्व्स जा रही थी ब्रेन में, अगर वो नर्व्स कट हो जाए तो बेरोरिसेप्टर प्रॉपर बता नहीं सकेंगे ब्रेन को क्या आर्टीरियल प्रेशर चल रहा है, काम खराब हो जाएगा। दूसरा, ट्रैक्टस सोलिटरिस किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी काम खराब हो जाएगा। तीसरा, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसकी किसी वजह से स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाए तो भी काम खराब हो जाएगा। तो न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन होती है जिसमें नर्वस सिस्टम सीधे काम ना करो, उसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के इशूज आना शुरू होते हैं, ठीक है। फिर जेनेटिक कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, इसके अंदर जेनेटिक इशूज होंगे जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी। जेनेटिकली क्या क्या इशूज हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर रीनल आर्टरीज की कंस्ट्रिक्शन हुई है तो वहां किडनी में प्रॉपर ब्लड पहुंच नहीं सकेगा, प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं होगी, या ब्लड तो पहुंचे लेकिन परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन कम है। मुख्तलिफ फैक्टर है जिसकी वजह से एक्सक्रीशन कम हो रही है तो आपको हाइपरटेंशन फेस करनी पड़ रही होती है पेशेंट को। अच्छा, यहाँ पे भी जो सारे इश्यूज हमने पढ़े हैं होता है इनमें, यहाँ पे वो कह रहे हैं होता है इनमें सब में बेसिकली यही है कि सॉल्ट को हम ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, बॉडी में ज्यादा सॉल्ट रह रहा है जिसकी वजह से ज्यादा फ्लूइड रह रहा है और इश्यूज बन रहे हैं, ठीक है जी। फिर आता है प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन। ये वो हाइपरटेंशन है जिसका ओरिजिन या जिसका कॉज हमें नहीं पता। वैसे कॉजेस क्या हो सकते हैं? एक्सेस वेट गेन वगैरह हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह हो सकता है। एक्सेस वेट गेन से क्या क्या नुकसान होते हैं? एक तो बॉडी बहुत ज्यादा ओबेसिटी है तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होती है, ब्लड ज्यादा भेजना पड़ता है। नंबर दो, जो फैट टिश्यूज होते हैं वो एक एंजाइम या हार्मोन रिलीज करते हैं, इसको कहते हैं लेप्टिन। ये जो लेप्टिन है ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ज्यादा एक्टिवेट करके रखता है और मतलब आर्टीरियल प्रेशर को रेज करवाता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं ओबेसिटी की वजह से। और उसके अलावा रीनल प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस मैकेनिज्म जो है वो खराब हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स है एक 20% के अंदर जो कि हाइपरटेंशन को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने प्राइमरी हाइपरटेंशन का या एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसके कॉजेस हमें नहीं पता। अच्छा, अननोन कॉजेज है, मतलब एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते क्या है। आमतौर पर जो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर इस बंदे को वो यही होते हैं। अच्छा, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ आर्टीरियल प्रेशर कंट्रोल। अब इस ग्राफ को वो एक एनालिसिस दिखा रहे हैं इसका। दो तरह के हाइपरटेंशन है, एक सॉल्ट इनसेंसिटिव हाइपरटेंशन, एक सॉल्ट सेंसिटिव। सॉल्ट सेंसिटिव का मतलब है कि सॉल्ट की वजह से ज्यादा हाइपरटेंशन हो रहा है, सॉल्ट का इंटेक कम हो तो बंदे को हाइपरटेंशन नहीं होता। और सॉल्ट इनसेंसिटिव का मतलब है कि हाइपरटेंशन हर सूरत में है ही है, सॉल्ट से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं ये ऑल और नन नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि सॉल्ट इनसेंसिटिव ही है या नॉन, थोड़ा बहुत सेंसिटिव हो सकता है, कम सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है सॉल्ट सेंसिटिविटी और तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है नमक से ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को यूज करना चाहिए। ड्रग्स कैसे होते हैं? वेज़ोडाइलेटर ड्रग्स हो सकते हैं, नाइट्रोयूरेटिक या डाययूरेटिक, यानी कि जो सॉल्ट को या फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाले, ऐसे ड्रग्स हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ बातें उन्होंने यहाँ पे बताया। ड्रग्स वेज़ोडाइलेटर हो सकते हैं, तो वेज़ोडाइलेटर ड्रग्स क्या क्या कर सकते हैं? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट कर सकते हैं, उसके अलावा वो डायरेक्टली स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ काम आपके ये ड्रग्स कर सकते हैं जो कि आर्टीरियल प्रेशर को नॉर्मलाइज करते हैं। समरी में वो ये बताते हैं हमारे पास दो लाइन ऑफ डिफेंस है मेनली, एक को आप कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नर्वस कंट्रोल वगैरह होता है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह। और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हम पढ़ रहे हैं किडनी का सारा मैकेनिज्म है, इसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहेंगे। अच्छा, फिर अगर टाइम पीरियड की बात की जाए, कुछ मैकेनिज्म हैं जो विद इन सेकंड और मिनट्स काम कर जाते हैं। वो कौन कौन से मैकेनिज्म है? बेरोरिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म, सीएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स वाला मैकेनिज्म, कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म, ये वो है जो कि बहुत थोड़े टाइम में काम करते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिएक्ट तो करते हैं लेकिन कुछ मिनट्स के बाद। उसमें आता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइजेशन बाय कैपिलरीज, फ्लूइड शिफ्ट, ठीक है जी। यानी कि वो जो हम कहते हैं कि कैपिलरीज में से ज्यादा फ्लूइड, ये जो उन्होंने बताया है कैपिलरीज में ज्यादा फ्लूइड निकल जाता है अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक। तो ये कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट कहते हैं इसको। ये हमारे पास सेकंड नंबर पे आ रहा है, यानी कि मिनट्स लग रहे हैं इसको। और फिर कुछ होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म है, जिनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। उसमें आ जाएगा हमारे पास एल्डोस्टेरॉन कंसंट्रेशन, या आप कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, ठीक है। मिनट्स में रेनिन एंजियोटेंसिन था, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन भी एक्ट करना शुरू कर देता है। और रीनल ब्लड वॉल्यूम प्रेशर कंट्रोल वगैरह जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म होते हैं। चैप्टर से आने वाले अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो सारे क्वेश्चन रेनिन एंजियोटेंसिन से ही रिलेटेड होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिएगा, कुछ में डायरेक्टली पूछते हैं, कुछ में क्लिनिकल कंडीशन देते हैं। कंडीशन भी आपको दिखाता हूं कैसी होती है। यहाँ पर डायरेक्टली पूछते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है हाउ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, ये भी बात ठीक हो गई। फिर यहाँ पर उन्होंने पूछा है ये डिफाइन ब्लड प्रेशर, व्हाट फैक्टर्स रिटेन सॉल्ट एंड वाटर, क्या क्या रिटेन कर रहे होते हैं? एल्डोस्टेरॉन रिटेन करता है, रेनिन रिटेन करता है, रेनिन डायरेक्टली तो नहीं करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस करवाता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 और वो सारा मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ भी आपसे वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में ही पूछ रहे हैं। अच्छा, फिर जो क्लिनिकल कंडीशन में कही थी ना वो क्या होंगी? एक बहुत बूढ़ा बंदा है, उसकी बहुत ब्लीडिंग होगी या ब्लड उसकी बॉडी में कम रह गया, अब क्या होगा, ठीक है। यही होगा कि ब्लड मतलब रिएब्सॉर्प्शन इंक्रीज कीजिएगी ताकि ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके। यहाँ पे फिर ऐसी बात पूछ रहे हैं मिडिल एज मैन है, स्पीडी कार थी, एक्सीडेंट हो गया है, अब ब्लड बहुत थोड़ा रह गया उसके अंदर,
प्रॉब्लम क्या है, वैसे तो हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह है, एक हाइपोवोलेमिक शॉक ये पता होना चाहिए आपको, और फिर तरीका इलाज कैसे होगा, वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आपने बताना है। यहाँ पे उन्होंने क्लिनिकल सारा बताया हुआ, ब्लीडिंग हो गई है, रोड साइड एक्सीडेंट था, सारा कुछ बताया कि आपने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम यहाँ पे फिर आ जाएगा। अच्छा उसके अलावा अच्छा इनलिस्ट ऑल मैकेनिज्म जो कि आर्टीरियल प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आर्टीरियल प्रेशर को कंट्रोल करने में रेनिन एंजियोटेंसिन आ जाएगा, इसमें कुशिंग रिएक्शन, इसमें तो ज्यादा डिटेल है, लेकिन रेनिन एंजियोटेंसिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्लिनिकल्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंस इसकी बता दी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस चैनल को पैट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।